हेलो, a very warm welcome to this session। बच्चों, और लास्ट सेशन में हमने एक सी की एप्लीकेशन देखी थी। हमने डॉट सी एंड डॉट सी दोनों ही केसेस में केस का डिफरेंस था। एक लोअर केस में था, एक अपर केस में था, उसका डिफरेंस हमने देखा। इससे पहले जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं, अगर हम अपनी डायरेक्टरी में एक बार देखें विद्या सूत्रम में, और अगर मैं यहाँ पर शेल को लॉन्च करूँ cmd देन हिट एंटर, और मैं अगर यहाँ पे एक कमांड दूंगा सबसे पहले तो cls, इट विल क्लियर द स्क्रीन। देन देयर इज द कमांड टाइप, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मैंने अभी तक प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखे हैं वो सभी फाइल्स का कंटेंट मुझे यहाँ दिखाई दे। तो टाइप इज द कमांड ऑफ डॉस, देन ऑल फाइल्स ऑफ डॉट सी एक्सटेंशन, तो ये दिखाना चालू कर देता है। हेलो डॉट सी, हियर सी इज इन अपर केस, तो ये तो सी प्लस प्लस था। ये था आपका p1 डॉट सी, और उसके बाद ये था आपका p2 डॉट सी। तो सी प्लस प्लस में आपने देखा कि ये कंपाइलर मैंडेटरी कर रहा है कि मेन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर ही रहेगा। सी में आपने देखा कि आप दोनों चीजें कर सकते हैं, इट कैन बी इंट, इट कैन बी वॉइड। अब बेटा, मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं इस लेक्चर में इस स्टेटमेंट के ऊपर, रिटर्न जीरो आखिर क्या है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये पूरा लेक्चर कंप्लीटली, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस लेक्चर के थ्रू हम इसको कंप्लीटली शोकेस कर सकें। तो जरूरत पड़ेगी तो हम एक लेक्चर और इमीडिएटली इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। मैं चाहूंगा कि लेक्चर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करे, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स से ऊपर लेक्चर ना जाए। तो कुल मिला के यहाँ पर हम ये रिटर्न जीरो के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, dir, तो यहाँ पर हमारी कुछ फाइल्स हैं, hello डॉट सी विच बिलोंग्स टू सी प्लस प्लस, p1 डॉट सी, p2 डॉट सी। क्लियर, तो चलिए एक नई फाइल बनाते हैं, नोटपैड, एंड एप्लीकेशन वन डॉट सी, f1 डॉट सी, तो सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं इस कीवर्ड इंट पे, जो कि रिटर्न टाइप है हमारे मेन फंक्शन का। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड एंड जीरो। तो वाई वी आर रिटर्निंग दिस वैल्यू जीरो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम समझते हैं। और फिर हम यहाँ पे सपोज लिख देते हैं कुछ प्रिंट एफ। पहले मैं एक बेसिक प्रोग्राम लिखूंगा, उसके बाद मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करूंगा। प्रिंट एफ हेलो फ्रॉम सी बाय विद्या सूत्रम। क्लियर, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे प्रिंट एफ का प्रोटोटाइप भी मेंटेन करना होगा। तो ये रिटर्न इंटीजर करता है, नाम इसका प्रिंट एफ है, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर डॉट डॉट डॉट, इतना लिख दीजिए, सेव करिए। यहाँ आइए, dir, तो फिलहाल आपके सिस्टम पे जो exe पड़ी हुई दैट इज a डॉट exe, लास्ट टाइम ये बनी थी, और हर बार ये a डॉट exe नाम से फाइल बना रहा है। तो ये हर बार a डॉट exe को क्या कर दे रहा है, पुरानी a डॉट exe को ओवरराइड कर दे रहा है। ये जीसीसी कंपाइलर का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि बनने वाली exe को वो नाम a डॉट exe दे रहा है। तो इस डिफॉल्ट बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। जब हम कंपाइलेशन के लिए जाएं तो हमें अपने कंपाइलर को बुलाना है जीसीसी, और ये फाइल देनी है f1 डॉट सी। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लैग यूज करना है -o, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f1 डॉट exe। तो बच्चों आपको समझना क्या है कि ये जो -o मैंने लिखा है, ये o लोअर केस में है। ध्यान दीजिएगा ये है क्या। तो थोड़ा सा मैं इस कमांड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कमांड क्या करना चाह रही है। मैं व्हाइट बोर्ड का सहारा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है gcc f1 डॉट सी -o f1 डॉट exe। तो ये जो -o हमने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन फ्लैग। कंपाइलेशन फ्लैग, ये जो कंपाइलेशन फ्लैग हैं, अलग अलग कंपाइलर्स के साथ अलग अलग कंपाइलेशन फ्लैग आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे जरूरी बात है जिसका आपको हमेशा, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो ये है
ये कंपाइलेशन फ्लैग्स केस सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब कोई कैंडिडेट आया और उसमें हाइफन ओ अपर केस में लिख दिया तो ये बिहेवियर को चेंज कर देगा। hyphen o, here o is in upper case and after that hyphen o, here o is in lower case। ये जो o है ये अपर केस में है और ये जो o है ये लोअर केस में है, तो दोनों o का थोड़ा सा मीनिंग अलग है। मैंने जो एग्जाम्पल के अंदर मैं जो कमांड यूज कर रहा हूँ मैंने लोअर केस में से इस्तेमाल करा है। तो ये जो लोअर केस में o होता है इसका मतलब होता है आउटपुट फाइल, आउटपुट फाइल। और ये जो अपर केस में ओ होता है इसका मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। आपने कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन एक टॉपिक पढ़ा होगा तो ये उससे रिलेटेड है। क्या मीनिंग है इसका, क्या एडवांटेज है इस वाले फ्लैग को यूज करने का, आगे आप देखोगे। और भी कितने फ्लैग्स हो सकते हैं आपको अलग एक लेक्चर मिल जाएगा जहां पर आपको सिर्फ कंपाइलेशन फ्लैग्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के कंपाइलर फ्लैग्स को कैसे यूज करना ये सब सीखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अपर केस में ओ लिखते हैं दैट इज फॉर ऑप्टिमाइजेशन, और अगर आप लोअर केस में ओ लिखते हैं दैट इज फॉर आउटपुट फाइल। तो हमारी कमांड यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि हम ये चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट बिहेवियर है जो कि ये था कि बनने वाली EXE का नाम a.exe था, वो डिफॉल्ट बिहेवियर अब इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हम बदलना चाह रहे हैं। और अब हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, f1.exe। इसका ये मतलब है, क्लियर। ये हाइफन ओ f1.exe आप यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका बिहेवियर देखते हैं बेटा। इसको मिनिमाइज करिए और यहाँ पर आइए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं और इस विंडो को इधर ले आऊं और पीछे डॉस को थोड़ा सा एक तरफ करूं और अपनी डायरेक्टरी में जाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे एक ही EXE फाइल पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने ये कमांड दिया, एंटर हिट करा, तो ये देखिए कुछ कह रहा है, ये रिटर्न, वो कह रहा है रिटर्न इज अनडिक्लेयर्ड। वो इसको एक आइडेंटिफायर समझ रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे रिटर्न की जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो हमें यहाँ पर आना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं माफी चाहूंगा। और यहाँ पर हम रिटर्न सही तरीके से लिख देंगे, रिटर्न 0। अब आप इसे सेव कर दीजिए, ये अपडेट हो चुका है। यहाँ ये अब कंपाइल करने के लिए जाइए, एंटर हिट करिए और ये देखिए बैकग्राउंड में आपके सामने नाउ यू हैव अ फाइल हुज नेम इज f1.exe। तो ये आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई बनने वाली EXE का नाम ये होना चाहिए। अब आप जब इसे रन करेंगे आप ऐसा लिखते हैं ना, आपके सामने आउटपुट आ जाता है, हेलो फ्रॉम सी बाय विद्या सूत्रम। अब मेरा जो डिस्कशन का जो मकसद है वो ये है कि आखिर ये रिटर्न 0 का क्या मतलब है। इसको हम 2 या 3 लेक्चर्स की मदद से समझेंगे। तो देखिए रिटर्न का आमतौर पर मतलब जो होता है वही मतलब यहाँ पर है कि भाई वापस कर दो, और क्या वापस कर दो, एक वैल्यू 0, क्लियर। और ये जो वैल्यू 0 है इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप, मैं एक नया कैनवास यहाँ पे लॉन्च करता हूँ और उस वाली फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो मैंने पहले इससे पहले बनाई थी। डॉक्यूमेंट नंबर 3 इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ड्रॉ कैनवास। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे डेवलप करा है कुछ इस तरीके से, f1.cr ऐसा लिखा हुआ है, इंटीजर रिटर्न करेगा, f1 नाम का कोई फंक्शन है, ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये एक लाइन का प्रोटोटाइप हो गया एक फंक्शन का जिसका नाम f1 है। फिर किसी ने ऐसे लिखा, इंटीजर रिटर्न करेगा, मेन नाम का फंक्शन है, कुछ इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, रिटर्न। और यहां से कॉल किसको कर दिया है, f1। तो ये इतना हिस्सा जो है ये कॉलिंग स्टेटमेंट, आप कॉल कर रहे हो f1 को, f1 कुछ करेगा और एक वैल्यू जनरेट करेगा, वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी और ये रिटर्न स्टेटमेंट उस वैल्यू को रिटर्न करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू f1 यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होगा उसको रिटर्न कौन कर देगा, मेन, और वो वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए।
तो हमारे पास प्रोटोटाइप अवेलेबल है f1 फंक्शन का, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर f1 यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रिटर्न 0। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 ही लिखना है। तो दिस इज द डेफिनेशन, ये इतना हिस्सा मेरे f1 फंक्शन की डेफिनेशन है। और ये डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, खाली ये f1 फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0, जो कि कैसी है, इंटीजर है। तो अगर आप पूरा एग्जाम्पल देखें तो ये कुछ ऐसा हो गया है कि मेन ने कॉल f1 को किया, f1 ने एक वैल्यू रिटर्न किसको कर दी, मेन को। तो ये जो स्टेटमेंट है बिहाइंड द सीन ये ऐसे फॉर्म हो जाएगी, रिटर्न, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई होगी, 0। वो 0 देने वाला कौन है यहाँ पे, f1। तो कुल मिला के मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो नीचे आपने लिखा है रिटर्न 0, तो यहाँ पर 0 रिटर्न करने वाला कौन है, f1। किसको रिटर्न कर रहा है, अपने कॉलर को। वो कॉलर कौन है, मेन। अब यहाँ पे अल्टीमेटली 0 रिटर्न करने वाला कौन है, मेन। किसको रिटर्न कर रहा है, तो एक आउटसाइडर को, जो कि एक कॉलिंग मैकेनिज्म की तरह एक्ट करेगा आपके मेन फंक्शन के लिए। तो वो जो आउटसाइडर होगा उसके पास ये वैल्यू चली जाएगी 0। तो बस यही हमारा सवाल है कि आखिर हम 0 ही क्यों भेज रहे हैं, और क्या हम 0 के अलावा कोई और वैल्यू भेज सकते हैं या नहीं। तो चलिए एग्जाम्पल के अंदर इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डोंट से, देखिए हम यहाँ पर आए तो कैसे हम इस 0 को कैप्चर करेंगे, देखिएगा। इसको आप एक बार ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज वी हैव अ फंक्शन इंटीजर f1, or suppose we have a definition of f1 like this, and here f1 is configured to return a value, maybe it is 2 4 5। ये मैं हटा देता हूँ, आज तारीख है 30 जून 2026, तो मैं इसमें से 30 यूज कर लेता हूँ, रिटर्न 30। क्लियर। तो here we have a definition of f1 function which is about to return a value 30 which is an integer value। क्लियर। तो अब ये कुछ भी रिटर्न कब करेगा, ये बिहेव कब करेगा, जब तक कोई इस फंक्शन को कॉल ना करे। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे एक कॉलिंग स्टेटमेंट मेंटेन कर दी, तो दोबारा से वही बात आ जाती है कि कॉलर कौन है, मेन है। मैंने सेव किया, मैं इधर आया, मैं कंपाइलेशन के लिए गया, परफेक्ट, मैं रन करता हूँ, परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया है, उसने वैल्यू रिटर्न करी होगी f1 ने, तो वो वैल्यू मुझे अगर यूज करनी है तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैंने नाम दिया कंटेनर इक्वल टू like this। So here we are trying to communicate with f1, our main function is trying to communicate with f1, f1 will return an integer value which we will store inside a variable container which is a local variable of main function। Then later on we can print this value like this, printf the value contained by container, the format specifier, then you can use a new line character, comma, and the name of your local identifier is container। So you can continue like this। Now if you compile your file, then if you try to execute your application app1, here is the data, the value contained by container is 30। इट मीन सक्सेसफुली इसने एक वैल्यू यहाँ स्टोर कर ली है कंटेनर वेरिएबल में, किसने, मेन फंक्शन ने। वो वैल्यू स्टोर करने वाला कौन है, मेन फंक्शन इनसाइड अ वेरिएबल कंटेनर। वो वैल्यू देने वाला कौन है, f1 फंक्शन। उसी तरीके से मेन फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है दैट इज 0, किसको, तो मेन को नहीं, कोई फंक्शन खुद को नहीं दे रहा है वैल्यू यहाँ पे, ये समझना है आपको। अगर आप यहाँ पे देखें रिटर्न 30, तो ये रिटर्न 30 इसने f1 ने खुद को कर दिया, ऐसा नहीं समझना। बिगिनर्स ऐसे भी समझ लेते हैं, वो गलत होता है। रिटर्न 30 का मतलब है, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है ये लाइन जो है उसके बाद अगर कुछ अपने फंक्शन में लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे पहले जितना भी कुछ लिखा है वो सब एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे आप रिटर्न स्टेटमेंट को एनकाउंटर करोगे आप वैल्यू लेके बाहर निकल जाओगे, तो बाहर वो किसी और के पास वो वैल्यू पहुंचेगी, और वो जो कॉलर है उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर उसे लगता है कि उस वैल्यू को आगे यूज करना है तो वो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ इसके बाद आगे जब ये प्रोसेस बढ़ेगा तो मेन फंक्शन रिटर्न करेगा एक वैल्यू 0। तो वो 0 कहाँ कैप्चर हो रहा है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है कि मैं अगर यहाँ आता हूँ
और मैं अगर यहाँ पर डॉस की एक कमांड लिखूं, इको परसेंटेज एरर लेवल, और एंटर हिट करो, तो ये देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 0। तो बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है एरर लेवल, विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका सी का एप्लीकेशन है, जो आपका सी में मौजूद मेन फंक्शन है, वो अल्टीमेटली वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 0, वो एक तरीके का कोड है। उस वैल्यू को मेंटेन या स्टोर कहाँ किया जा रहा है, इस वेरिएबल में, जिसका नाम क्या है, एरर लेवल। अब आप थोड़ा सा नाम पे ध्यान दें। आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है, वेरिएबल को क्या नाम दिया गया, एरर लेवल, एरर का लेवल। If the level of error is 0, it means your application was smoothly executed. अगर उसमें वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो कैसे एरर लेवल में जो वैल्यूज हैं 0 के अलावा और क्या वैल्यू आ सकती हैं, कैसे उसको हम डील करेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसके लिए अलग से मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। उससे पहले अगर आपको ये क्रॉस वेरीफाई करना है कि वाकई मेरी जो एप्लीकेशन है वहीं से वैल्यू इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जा भी रही है या नहीं, या वाकई दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, तो वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइए और 0 ना रिटर्न करके कुछ और रिटर्न करके देख लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं बात कर दूं 30, एक आज की तारीख है 30 और महीना चल रहा है जून, तो 30 + 6 क्या हो गया, 36। तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर देता हूँ, 36। और अब मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं। अब मैं अपने शेल को यूज करूंगा, मैं कंपाइलेशन के लिए दोबारा जाऊंगा। अब मेरी EXE अपडेट हो जाएगी। अब मैं एग्जीक्यूशन के लिए जाता हूं। ठीक है, अब मैं इको करता हूं, द वैल्यू ऑफ एरर लेवल इज 36। इसका मतलब अब मैंने एक नॉन जीरो नंबर रिटर्न करा है और वो एरर लेवल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया गया है। और अब ये कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि एरर का लेवल क्या है, 36। तो अगले लेक्चर में इस चीज को हम डेप्थ में समझते हैं कि एरर लेवल 0 का मतलब क्या होता है, टेक्निकली रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है, 0 के अलावा ये नंबर क्या हो सकता है। क्लियर? तो बेटा कुल मिला के जो अगला लेक्चर है वो बहुत ही सेंसिटिव और कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स आपके सामने उजागर करने वाला है। तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।